आई थिंक सभी लोग आ चुके हैं। लास्ट हमने देखा था। चलिए, तो हमारी बुक चल रही है सक्सेस एंड हैप्पीनेस, ठीक है, सफलता और खुशियों के 10 सवाल, ठीक है। तो इसमें हमने पार्ट 3 तक हमने कर लिया था, डे 3 तक हमने कर लिया था, ठीक है। तो उसके बाद का ये हम लोग, ये जो पार्ट्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसको आगे करते जा रहे हैं। ठीक, तो हमारी जो स्टोरी चल रही थी, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम उसके आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बातें चल रही है, कहाँ पर बातें चल रही है, ये सभी लोग बातें कर रहे हैं कहाँ पर, ट्रेन में, ठीक है। थक तो मैं थक तो मैं सच में गया था, और सच कहूं तो रात सिर्फ सोचते हुए ही गुजर गई, इसलिए नींद भी बहुत तेज आ रही थी। विजय ने बुआ की बात मानकर हम दोनों के सूटकेस अंदर ले जाकर एक कमरे में रख दिए, ठीक है। अब ये सभी लोग वो बुआ के घर में पहुंच गए। अब बुआ कौन थी? वो तिवारी फैमिली, ठीक है। तो ये इनकी सगी बुआ नहीं थी, ये एक हॉस्टल में रहते थे, ठीक है, वहां के स्टूडेंट थे। तो उन बच्चों लोगों को इन्होंने बुआ का नाम और मामी का नाम दे दिया है, ठीक है। क्योंकि कुछ कहानियां हैं कि उनके जो रिश्तेदार थे वो नहीं थे, ठीक है। तो बुआ ने अपने हिसाब से उनको चॉइस करके दे दिया कि आप हमको बुआ बुला सकते हो, और कुछ लोग हमको मामी बुला सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इनका रिश्ता बना है। विजय ने बुआ की बात मानकर हम दोनों के सूटकेस को अंदर ले जाकर एक कमरे में रख दिया, और बुआ ने हमें हमारा कमरा दे दिया। बुआ बोली, नहाने या फ्रेश होने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बुआ ने ये उन लोगों से कहा, जो मेहमान, जो बच्चे लोग अपने घर पर आए हुए थे, कि कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें यहीं पर मिल जाएगी। सभी रूम में अटैच बाथरूम है, ठीक है, सभी रूम में क्या है, अटैच बाथरूम है। चलिए, सभी रूम में अटैच लेट बाथ बना हुआ है, और अगर नींद आ रही हो तो सो जाना, ठीक है, क्योंकि रूम में ही सब कुछ है। अगर नींद आ रही है तो वहीं पर सो जाना, अभी जागना जरूरी नहीं है। मतलब ये सारी बातें उनको बता दिया है कि आपको थकान अगर हो रही है तो आप वहां पर जाकर के सो सकते हैं। मैं कमरे के अंदर जाने ही वाला था, तभी मैंने देखा उस कमरे के दरवाजे पर लिखा था श्रेया और गोविंद। मतलब उनका स्वागत बड़े जोरदार तरीके से हुआ था। उनका स्वागत कैसे किया था? जिस रूम में उनको भेजा गया था, सबके अलग अलग कमरे बने हुए थे, उस रूम में हस्बैंड वाइफ का नाम लिखा लिखा हुआ था, श्रेया और गोविंद, ठीक है। मैंने उसे पढ़ा और बुआ की तरफ देखा, तो बुआ बोली, ऐसे मत देख, तेरा ही कमरा है ना। शादी से पहले जब ये लोग स्टूडेंट थे, हॉस्टल में रहते थे, तो उस समय ये लोग, इनका आना जाना हुआ करता था। तो तब भी उनको एक स्पेशल कमरा दे दिया, मतलब उन्होंने दिया था, ठीक है। और ये वही कमरा है जो इतने सालों के बाद, इतने सालों के बाद उस घर में कदम रखा। ठीक वैसा ही प्यार, वैसा ही रिश्ता, ये सारी चीजें उनको एहसास हुआ, ये सारी चीजें उनको बिल्कुल वैसा ही मिला, ठीक है। तो ऐसे मत देख, ये बुआ ने बोला कि ये तेरा ही कमरा है, बस तूने यहाँ आने में 5 साल लगा दिए। कितने साल लगा दिए? 5 साल लगा दिए। और 5 साल बाद भी आज भी वो कमरा उसी गोविंद का है, और अब उन हस्बैंड वाइफ दोनों का हो गया, ठीक। और अब मेरी आंखों में एक सवाल आ गया, जो बुआ ने पढ़ भी लिया और बोली, चिंता मत कर, मैंने अपने सभी 6 बच्चों को बराबर हक दिया है, ठीक है। तो गोविंद कौन था? गोविंद इनका सगा बच्चा नहीं था, गोविंद जो था इनको भतीजा मानता था, ठीक है, किसको? गोविंद को, है ना। तो बुआ ने ये बोला है कि चिंता मत करो, ये जो रूम दिया है, और भी मेरे 6 बच्चे जो हैं, वो 6 बच्चों के लिए भी इसी तरह से अलग अलग रूम मैंने दे रखा है। ये देख, सामने वाला कमरा बासु का है, और उसको अभी दूंगी नहीं, उसको इस कमरे को कमाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने उस कमरे के दरवाजे पर देखा, हमारे कमरे के दरवाजे पर जहां श्रेया का नाम लिखा था, वहां नाम की जगह कुछ लिखा जरूर था, उसे ऊपर से एक लकड़ी लगाकर छुपा दिया गया था, ठीक है। जहां पर श्रेया का नाम लिखा था, उस श्रेया के नाम की जगह कुछ और भी लिखा था, जिसको छुपा दिया गया था, और उसके आगे लिखा था वासु। यहाँ मुझे लकड़ी वाली बात समझ नहीं आई, लेकिन मैं बुआ की बात समझ गया था कि क्यों बुआ ने वासु के ऊपर छत वाले कमरे में भेजा था, ठीक है। जहां पर वासु का नाम लिखा था, वासु के नाम के आगे जो लड़की का नाम लिखा हुआ था उसको मिटा दिया।
उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी देर बिस्तर पर लेट जाता हूँ, तब तक श्रेया नहा लेगी। और लेकिन मुझे कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि मेरे कमरे में श्रेया को भी नींद लग गई थी और वो मेरे पास आकर लेट गई। इसका पता मुझे तब चला जब मेरी नींद बाथरूम जाने के लिए खुली। वो मेरे दाएं कंधे पर ही तो सोई हुई थी, बिना किसी चिंता, बिना किसी परेशानी के। मैंने बड़े आराम से उसके सर को अपने कंधे से उतारा। बाथरूम से फ्रेश होकर आया तो मैंने देखा कि कमरे का दरवाजा ठीक से बंद नहीं था। तो मैंने दरवाजे की कुंडी लगाई और फिर पलंग पर आया, अपने कंधे को फिर से श्रेया का तकिया बनाकर लेट गया। एक पल के लिए तो मुझे जयंत का ध्यान आया भी, लेकिन चिंता नहीं हुई क्योंकि वो बुआ के हाथों में था। जयंत कौन था? इन दोनों का बेटा था। ठीक है, तो जयंत की चिंता इनको नहीं हुई क्योंकि उनका जो बेटा था वो बुआ के हाथों में था। ठीक, और मैं जानता था कि बुआ उसका ध्यान रख लेगी। ठीक है, फिर मुझे कब नींद लगी पता ही नहीं चला, लेकिन मेरी नींद खुली श्रेया की घबराहट से। अब श्रेया को कुछ थोड़ी सी घबराहट होने लगी थी। उसकी नींद जब खुली तो उसने मेरे हाथ की घड़ी को देखा और घबराते हुए लगभग चीख चीख पड़ी। उसकी घबराहट और आवाज से मेरी नींद खुल गई थी। मैंने पूछा, क्या हुआ श्रेया? तो बोली, शाम के 4 बज गए हैं, हमने नहाया भी तो नहीं, बुआ जी जाने क्या सोचेगी। वो उसने एक भयानक सपना देखा। ठीक है, मैंने श्रेया को मेरे पास खींचते हुए उसको कहा, कुछ नहीं बोलेगी, उन्होंने उन्होंने ही तो कहा था कि सो जाना। ठीक है, श्रेया बोली, यहाँ मेरी जान जा रही है और आपको मजाक सोच रहा है। अब क्या करूं बताओ? मैंने कहा, क्या करना है, उठो नहाओ और बाहर चलो, सिंपल सी बात। ये उनकी कहावत हो रही थी, उनका कन्वर्सेशन हो रहा था। कहाँ पर? घर के अंदर। ठीक है, शायद सभी महिलाओं की एक आदत होती है, एक चिंता खत्म होती है तो दूसरी पकड़ना चालू हो जाती है। वही श्रेया ने भी किया था। उसका अगला सवाल था, जयंत ने बुआ जी को परेशान तो नहीं किया होगा ना? है ना? जिनके पास भी बच्चे होते हैं उनको जरूर से ये सवाल होता है हर एक माँ को, है ना, कि अगर हमारा बच्चा किसी और के पास होता है तो हम उसी चीज को लेकर के टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं हमारा बच्चा भूखा तो नहीं है, कहीं हमारे बच्चे ने सामने वाले को परेशान तो नहीं किया है। तो ये सारी चीजें, तो श्रेया ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही थी अपने बेटे जयंत के लिए। ठीक है, और मेरा जवाब था मतलब कौन? गोविंद। ठीक है, नहीं, अगर किया भी होगा तो जयंत का हक बनता है अपनी दादी को परेशान करने का, और हक उससे कोई भी नहीं ले सकता, है ना? ये उसने जयंत ने, ठीक है, जयंत उनका बेटा जो कि दादी मान के रखा हुआ। ठीक है, हम दोनों भी नहीं। अब तुम चलो जल्दी नहाकर आ जाओ और हमें बाहर भी तो चलना है। मेरी बात सुनकर श्रेया को थोड़ा सा सुकून मिला। वो नहाने चली गई, लेकिन मैं सोचने लगा कि कितना दूर का सोचते हैं सर। उस वक्त शहरों में भी एक अटैच बाथरूम होना एक बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन सर ने गांव में एक ऐसा घर बनवा दिया जिसमें कम से कम 7 ऐसे कमरे थे जिनमें अटैच बाथरूम था। और गांव में तो तब लोग लोटा लेकर खेतों में जाया करते थे, है ना? तो ये उन्होंने अपने गांव की बातें बताई। और ये लोग जो गए थे, कहाँ पर गए थे? वो एक गांव में गए थे। लेकिन जो तिवारी जी का घर था वो इस तरीके से बना हुआ था कि जितने भी लोगों के लिए, जितने भी लोग वहां पर आए थे, उनका जो घर बनाया हुआ था, हर एक बाथरूम में अटैच लेट बाथ बनाया हुआ था। तो वो उसी चीज को लेकर के सोचने लगे कि सर जी, मतलब तिवारी सर जी ने इतना लंबा सोचा, इतना दूर का सोचा कि उतना तो हम सोच भी नहीं पाते, और गांव में तो अभी तक ऐसे हैं ही नहीं, है ना? तो उन्होंने इस बात को लेकर के कहा। फिर मुझे ध्यान आया कि अक्षर भैया, आनंद भैया, अवर्ण भैया और पार्वती दीदी चारों ही अमेरिका में सेटल हो गए थे, है ना? तो ये तिवारी जी और जो बुआ जी है, ये उनके बच्चे हैं। ठीक है, जो कि अमेरिका में सेटल हो गए थे। ठीक, और वो हर साल कम से कम एक बार तो भारत आते ही हैं। और सबसे बड़े अर्णव भैया तो अमेरिका की ही लड़की से शादी कर चुके थे। और जब अर्णव भैया घर पर आते थे तो उनकी पत्नी भी भारत आती थी। ठीक है, जब उनके जो अर्णव भैया थे वो भी जब भारत आते थे अमेरिका से, तो उनकी वाइफ भी उनके साथ में आती थी। मतलब उनके लिए एक ऐसा घर चाहिए था जिसमें उनको अगर अमेरिका जैसी सुख सुविधा ना मिले तो भी गांव के जैसी परेशानी भी ना मिले, हाँ? क्योंकि उनके बच्चे बाहर रहते थे।
और गाँव में किस तरीके से रहा करते हैं, ये तो सभी को पता है कि गाँव की सिचुएशन क्या होती है ना? लेकिन उन्होंने अपना घर इस तरीके से बनाया कि हमारे घर में अगर कोई भी आता है, कैसा भी पर्सन आता है, तो उसको किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ ना हो। तब मुझे लगा ये शायद सर जी सर जी की दूरदर्शिता ही होगी जिसने उनको इतना सफल बना दिया, है ना? सफल व्यक्ति कौन होगा? सफल व्यक्ति वही हो सकता है जो हमेशा दूर की सोचेगा। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि अपना विज़न बनाओ, है ना? दूरदर्शिता का वही चीज़ का मतलब है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं, है ना? हर रोज़ हम लोग अपनी क्लास में करते हैं विजुअलाइज़ेशन, तो विजुअलाइज़ेशन का मतलब ही वही होता है कि आप अपने फ्यूचर में क्या चाहते हो, है ना? तो जो चीज़ आप चाहते हो, जैसा आप करना चाहते हो, उस चीज़ का एक इमेज अपने दिमाग में होना चाहिए, ठीक है? अपने फ्यूचर से रिलेटेड, ठीक? तो इसी को हम दूरदर्शिता कहते हैं, मतलब आपका विजुअलाइज़ेशन कि आप कितने दूर तक का सोच सकते हो, ठीक है? बुआ के साथ बुआ के साथ के बिना सर की ये दूरदर्शिता शायद सिर्फ एक सोच रह जाती है, सच्चाई नहीं बन पाती। मतलब ये दूरदर्शिता सिर्फ तिवारी सर की ही नहीं, बुआ की भी है। सिर्फ एक के पर्सन सोचने से नहीं हुआ है ना? जब हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलकर के एक साथ सोचा था, तब जाके उनका विज़न बहुत बड़ा हुआ था। क्या कभी किसी के अकेले सोचने से या करने से सब कुछ होता है ना? हस्बैंड को अगर साथ चाहिए वाइफ का तो उसको साथ देना पड़ेगा, है ना? अगर वाइफ को चाहिए उसके हस्बैंड का तो उसको साथ देना पड़ेगा। जब दोनों मिलकर के एक साथ बन जाते हैं और जब उन दोनों को चाहिए होता है, तब उनका विज़न बहुत आगे तक जाता है, ठीक? मेरे दिमाग में फिर से एक सवाल गूंजने लगा। मैंने अपनी डायरी निकाली और एक पन्ना खोला और उसमें लिखा, ठीक है? अब उन्होंने दूरदर्शिता के बारे में लिखा, मतलब लॉन्ग विजुअलाइजेशन के बारे में लिखा, ठीक है? लॉन्ग विजन के बारे में। अब ये है इनका सवाल नंबर 10, ठीक है? अब 10 में इन्होंने क्या लिखा है कि दूरदर्शी कैसे बने, ठीक है? मतलब दूर का कैसे सोचें, हम फ्यूचर में हम 10 साल आगे का कैसे सोचें, हम 20 साल आगे का कैसे सोचें, कैसे प्लान बनाएँ कि हम भविष्य में ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं, ठीक है? तो ये उन्होंने सवाल लिखा। तिवारी सर और बुआ इतने दूरदर्शी कैसे बने, है ना? अब ये इनका सवाल था कि इतने दूर तक इन्होंने कैसे सोचा? क्या मैं श्रेया और इतने दूरदर्शी बन पाएँगे? इसके बाद मैंने डायरी को बंद कर दिया और खुद से कहा 10 सवालों पर मुझे बस कर लेना चाहिए, ठीक है? अब इनके 10 सवाल कंप्लीट हो चुके थे। 10 सवाल का इनका टारगेट था, पूरा लिखा इन्होंने। अब इन्होंने ये सोचा कि दूरदर्शिता के बाद अब मैं ज़्यादा नहीं सोचूँगा, अब मुझे इतना ही सोचना चाहिए, अब मुझे इस पर काम करना है, ठीक है? तो आगे देखते हैं कि क्या बोला है। तब तक श्रेया नहाकर बाहर आ चुकी थी और खैर, वो खूबसूरत तो हमेशा से ही थी, लेकिन पिछले कुछ वक़्त से अपनी परेशानियों से परेशान होकर मैं उसकी खूबसूरती को देख ही नहीं पा रहा था। और जब मैं परेशानियों से दूर था, तो श्रेया के खूबसूरत चेहरे से नज़रें हटाने का दिल ही नहीं कर रहा था। मुझे देखकर श्रेया बड़े ही प्यार से बोली, "अब मुझे देखना बंद करिए और जाकर नहा लीजिए। बाहर मुझे नहीं, हम दोनों को जाना है।" उसकी बातों को सुनकर मैंने कहा, "जो हुकुम मेरे आका।" मैं उठा और उठकर बाथरूम चला गया। बाथरूम काफ़ी अच्छा बना हुआ था और एक पल के लिए तो रुक कर बाथरूम की तारीफ़ करना चाहता था। ठीक है? पर श्रेया भी जानती थी कि यही होने वाला है, तो श्रेया की आवाज़ आई, "अब फिर से कुछ सोचने मत लगना।" है ना? क्योंकि सोचते बहुत ज़्यादा थे और सोच करके फिर ये क्या करते थे, लिखने लगते थे। अब इनके घर में जब गए थे बाथरूम, ठीक है? तो बाथरूम भी इनका बहुत ही शानदार बना हुआ था, जो तिवारी सर ने बनवाया हुआ था, ठीक है? "जल्दी ही नहाकर आ जाओ, आपके कपड़े मैंने ही निकाल दिए हैं, बाथरूम में रख दिए हैं।" मैंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ नहाने में लग गया और तुरंत ही नहाकर बाहर आ गया। हम दोनों कमरे से बाहर निकलकर हॉल हॉल की तारीफ हॉल की तरफ पर आ गए। इस बीच हमने अपनी शर्ट की जेब से डायरी निकाली, गद्दे के नीचे खसका दिया और बाहर आने के पहले वहीं से निकालकर अपनी जेब में रख लिया था। इसलिए मुझे यकीन था कि श्रेया ने कुछ पढ़ा नहीं होगा, है ना? और श्रेया को अब तक इनकी डायरी के बारे में कुछ नहीं पता। वहां पर बुआ पहले से ही थी और जयंत उसकी गोद में खेल रहा था। श्रेया बुआ के पास आकर बोली, "बुआ जी, आपको इसने परेशान तो नहीं किया?" जयंत उनका बेटा है, तो उसके बारे में बोली कि बुआ जी, आपको मेरे बेटे ने परेशान तो नहीं किया?
तो बुआ बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया। बुआ शायद आप शायद हमारे जागने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने बिनती को आवाज देते हुए कहा, बिनती, गोविंद और श्रेया, ठीक है, ये तीनों लोग आए थे, जल्दी से आ जाओ, चाय और थोड़ा नाश्ता लेकर आ जाओ, मेरे बच्चे भूखे होंगे। ठीक है, बिनती वहां पर काम करती है, ठीक है, और इन सबको आवाज लगाया और उनसे कहा कि हमारे लिए, हमारे बच्चे भूखे हैं, इन सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ जाओ। श्रेया को इस बात की चिंता थी कि बुआ हमारे सोने पर गुस्सा ना करे, और बुआ को इस बात की चिंता हो रही थी कि हम भूखे होंगे। हम लोग आपस में बात कर रहे थे और हमारे लिए 2 थालियों में गर्मा गर्म पूड़ियां और आलू कद्दू की सब्जी आ गई। बिनती बुआ की तरफ देखकर बोली, टीचर जी, खाना टेबल पर रखूं या फिर जमीन पर चटाई बिछा दूं? ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा बुआ जी को। ठीक है, बिनती की बात सुनकर श्रेया उठी और बोली, जमीन पर अच्छा रहेगा, बताओ चटाई कहाँ है, मैं बिछा देती हूँ। है ना, बहुत ही प्यार भरा ये सारा जो माहौल हो रहा है, आप समझ सकते हैं कि जब हम एक साथ होते हैं और किसी के घर में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो स्पेशली इस तरीके की बातें होती है, आपका स्वागत किया जाता है, आपकी हर चीज, आपकी सारी चीजों का भी ध्यान रखा जाता है ना। तो बिनती बोली, नहीं नहीं भाभी, आज आप रहने दो, कल से आप कर लेना, अभी हमें करने दो। और उसके बाद बिनती बिनती ने पास में से एक चटाई उठाई और जमीन पर बिछा दी। मुझे भूख भी काफी लग रही थी और बुआ के हाथों की आलू की कद्दू की सब्जी, ठीक है, आलू कद्दू की सब्जी और पूड़ियों का कोई जवाब ही नहीं होता था। तो मैं और रुकना भी नहीं चाहता था, इसलिए मैं जाकर चटाई पर बैठ गया और श्रेया ने टेबल पर ही एक थाली उठाकर मेरे सामने रख दी। वो पानी के लिए कहने वाली थी, लेकिन बुआ बोली, श्रेया, तू भी तो भूखी होगी, तू भी खा ले, बिनती देख लेगी ये सब। ठीक, जो ये लोग सब खाना खा रहे थे, तो उसने, श्रेया नहीं खा रही थी, श्रेया को भी बोला कि बेटा अब आप भी बैठ जाओ, ठीक है, आपको भी भूख लगी होगी, सभी लोग एक साथ आए थे। श्रेया मेरे पास बैठ गई, तो मैंने बुआ की तरफ देखा और उनसे पूछा, वासु जागा कि नहीं? तो बुआ बोली, वो सोया ही नहीं था, उसने खा भी लिया और अभी विजय के साथ गांव में कहीं घूम भी रहा है, और वो बस आता ही होगा। फिर हम लोग खाना खाने लगे, और जब हम अपना खाना खत्म करते तब तक विजय और वासु वापस भी आ गए थे। ये लोग खा पी करके घूमने निकल चुके थे और फिर वहां से वापस लौट कर आ भी गए थे। वासु आते ही बोला, मामी आपका गांव तो बहुत ही अच्छा है, मन करता है कि यहीं पर रुक जाऊं। तो बुआ बोली, तो रुक जा, तेरा ही तो घर है, पर अकेले नहीं रह सकता तू, है ना, शादी करनी होगी तुझे, यहाँ रहना है तो। ये बुआ ने बोला, ठीक है, अकेले के लिए अलाउ नहीं है। उसके बाद वासु कुछ नहीं बोला। मैं भी थोड़ा उदास हो गया और श्रेया भी, लेकिन इस वक्त मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। तो मैंने बात को घुमाते हुए कहा, वो सब तो होता रहेगा बुआ, स्कूल कहाँ पर है, और अभी देखने जा सकते हैं हम लोग स्कूल को, है ना। तो ये सब के सब किस लिए आए हैं? अगर स्टोरी के बारे में नहीं पता कि ये सारे लोग क्यों आए हैं, तो मैं फिर से बता देती हूँ। इनका तिवारी जी का बहुत बड़ा स्कूल बना है, ठीक है, तो ये सभी लोग वहां पर स्कूल का उद्घाटन जो होने वाला है, वहां स्कूल को देखने के लिए उस गांव में आए हैं। ठीक, बुआ भी ये समझ गई होगी कि मैं अभी बात को घुमा रहा हूँ, तो उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और बोली, आज तो अब शाम होने ही वाली है, तो मैं तुम लोगों को कल सुबह लेकर वहां चलूंगी। आज तुम लोग बाजार घूम आओ, और बाजार जाना हो तो लल्लन के यहाँ चाट जरूर खाना, ठीक है, वहां पर फेमस दुकान है जिसका नाम है लल्लन चाट। ठीक है, तो वो बहुत ही चाट जो है बहुत ही शानदार बनाता है, और जब ये पहले भी आए थे उस समय भी ये बोला था। ठीक है, विजय वहीं खड़ा था, तो बुआ की बात सुनकर बोला, लल्लन भैया आज स्टेशन पर ही मिले थे। ठीक है, लल्लन भैया जो थे वो स्टेशन पर ही मिले थे। जस्ट ओके, हम बात कर रहे थे तब तक बाजार का टाइम हो गया और विजय आकर बोला, टीचर जी, बाजार का वक्त हो गया है, इनको बाजार लेकर जाऊं? बुआ ने कहा, हाँ हाँ जाओ, श्रेया को भी लेकर जाना। बुआ ने बिनती को आवाज दी और उससे कहा, श्रेया जाओ, अ, जाओ श्रेया, और कहो बाजार घूम आए और तुम भी उसके साथ चली जाना। बिनती ने सवाल किया, कुछ लेकर भी आना? ठीक,
उसको बोला। तो बुआ ने कहा नहीं, बस घूम कर आओ, ठीक है, उनको सिर्फ घूमने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद हम लोग सर की कार से ही बाजार के लिए निकल चुके थे। बस इस बार हमारे साथ बिनती भी थी। बिनती सर और बुआ के यहाँ काम करती थी। वो बाजार बुआ के गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर था। वहां तक जाने के लिए भी हमें नहर वाला रास्ता ही लेना था, और जब हम वहां पहुंचे तो बाजार लग चुका था। विजय ने बाजार के थोड़ा पहले ही गाड़ी को रोक दी और एक दुकान के बगल में कार लगा दिया। हम लोग जब बाजार की तरफ आए तब समझ आया कि एक गांव का बाजार कितना खूबसूरत हो सकता है। बहुत से लोग साइकिल लेकर आए थे और उन्होंने नहर की सड़क के बीच खाली जगह पर अपनी साइकिलें लगा रखी थी। बहुत से लोगों ने अपनी साइकिलों को चमक से सजाया हुआ था। कई लोगों ने पहिए की तालियों में मोती भी पिरोए रखे थे। ठीक है। किसमें जो पहिए होते हैं ना, आपने देखा होगा है ना, गांव में जिस तरीके से साइकिल को खूबसूरत बनाने के लिए पहिए वगैरह ये सारी चीजें लगाया करते थे, है ना। बड़ा ही खूबसूरत नजारा था। वहां बहुत से लोगों ने सब्जियों की दुकान लगा रखी थी। कुछ दुकानें खाने पीने की थी, कुछ मसालों की थी, और कुछ अलग अलग रंग बिरंगी पोशाकों में अपने राशन सब्जी खरीदने आए थे। ठीक है। शायद वो बाजार कई लोगों के मिलने की जगह भी थी, क्योंकि मैं देख रहा था कि लोग अपनी खरीदारी के साथ ही बात भी कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे और हंस भी रहे थे। हम लोग थोड़ी देर तक बाजार में घूमते रहे और घूमते घूमते लल्लन की दुकान पर पहुंच गए, जहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। ठीक है। लल्लन की दुकान जो थी वो किसकी दुकान थी? चाट की दुकान थी, जहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। दुकान के नाम पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें दीवारें नहीं थी, घास का छप्पर था। सामने की तरफ मिट्टी का किचन स्टैंड बना हुआ था। उसके ऊपर केरोसिन वाले स्टोव पर एक तवा था, जिस पर वो चाट बना रहा था। वहीं बगल में एक बड़े बर्तन में बहुत से समोसे रखे हुए थे और तवे पर ढेर सारी आलू की टिक्कियां भी रखी हुई थी। उसके साथ ही अलग अलग तरह के मसाले, प्याज, टमाटर, मिर्च और धनिया भी था। झोपड़ी के अंदर की तरफ लकड़ी के 3-4 लंबे स्टूल थे, जिस पर बैठकर लोग चाट खा रहे थे। कुछ लोग अपनी चाट का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लल्लन ने हमें देखा, वो उसकी आंखों में खुशी दिखाई देने लगी और उसने अपनी करछी को बगल में रखते हुए कहा, आइए आइए बैठिए ना। ठीक है। अब वो लोग आ चुके थे और लल्लन अब सभी को बुला रहा था कि अरे आइए आइए बैठिए ना। ठीक है। इस तरह से। और वो हम तीनों के लिए ही बैठने की जगह बनाने लगा। एक दो लोगों ने कुछ शिकायत की तो लल्लन बोला, ये मास्टर जी के बच्चे हैं, इंदौर से आए हैं। और उसके बाद कोई विरोध नहीं हुआ। ठीक है। तो इतना सम्मान दिया था जो लोग इंदौर से गए थे उन बच्चे लोगों का, ठीक है, जिन्होंने मास्टर जी के नाम से सभी लोग इनको जानते थे। ये देखकर मुझे फिर से तिवारी सर पर गर्व होने लगा, और मेरा 8वां सवाल भी मुझे याद आने लगा कि क्या मैं और श्रेया इतना सम्मान हासिल कर पाएंगे, है ना। मतलब अब तिवारी सर और बुआ का जो मान सम्मान था वो कितना ऊंचा था कि जैसे ही नाम लिया कि ये मास्टर जी के बच्चे हैं, ये लोग इंदौर से आए हैं, तो वैसे ही लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया। तो ये सम्मान पाना भी हर किसी की बात नहीं होती है ना। तो इतना सम्मान उनमें था, और वही चीज वो सोचने लगी कि क्या श्रेया और मैं, हम दोनों भी इसी तरह से सम्मान हम कभी पा सकते हैं। हमें बैठाने के बाद वो बोला, बताइए आपके लिए समोसा बनाऊं या टिकिया। ठीक है। ये लल्लन ने पूछा उन सभी लोगों से कि मैं दोनों में से क्या बनाऊं। वासु बोला, आप पहले इन लोगों को दे दो, ये भी तो इंतजार कर रहे हैं, है ना। और आपको जो अच्छा लगे वो खिलाइए। बड़े प्यार से बोला कि आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो हमको खिला सकते हैं। ठीक। ये सुनकर लल्लन ने कुछ कहा नहीं, पर वो अपनी चाट बनाने में लग गया। ठीक। उसने कुछ लोगों को तवे से उतार कर एक बड़े से पत्ते में चाट दे दी। ठीक है। और हमसे पूछा, आप तीखा खाते हैं या ज्यादा? ठीक है, आप तीखा कम खाते हैं या ज्यादा? तो वासु ने जवाब दिया, कम ही रखिए, है ना। अब ये बड़े प्यार से उनके लिए चाट बनाया जा रहा है। फिर लल्लन कुछ नहीं बोला, बस अपने हाथ चलाता रहा। उसने पास में रखे हुए समोसे उठाए, उनको तवे पर मसला, और थोड़ी देर तक हमारे सामने चाट हाजिर थी। ठीक। जैसे ही हमने उस चाट को खाया तो मुझे समझ में आया कि बुआ इतनी तारीफ क्यों कर रही थी। जब इन्होंने खाया तभी इन्हें समझ में आया
ठीक है। खैर, हमने चाट खाई और जब तक हम खत्म करते उसमें से एक और चाट बनाकर हमारे सामने रख दी। पिछली बार चाट में समोसे थे और इस बार टिकिया थी। दोनों ही अ, दोनों ही बार का स्वाद जो था वो लाजवाब था, ठीक है, लेकिन अलग भी था। अब जो दोनों जो खाए थे उन्होंने अलग अलग, तो उसका स्वाद भी अलग अलग था। हम वो भी खा चुके थे। तब तक किसी को भेजकर लल्लन ने पास के सरकारी हैंडपंप से हमारे लिए साफ पानी भी मंगवा लिया था। अब आपको पता है कि गांव में गए हैं तो वहां से हैंडपंप का पानी मिलता है, ठीक है, वो भी मिला, है ना। हमने जब लल्लन को पैसे देने की कोशिश की तो वो पैसे नहीं ले रहा था, लेकिन मैंने कहा अगर आप पैसे नहीं लोगे तो हम अगली बार नहीं आएंगे। ये प्यार था, वो पैसे नहीं ले रहे थे और ये पैसे दे रहे थे। मजबूरी में लल्लन को पैसे ही लेने पड़े। उसके बाद विजय ने हमें आसपास की दुकानों पर भी लेकर गया और हमारे जाने के पहले हमारी पहचान हर दुकानदार तक जा चुकी थी। यही वजह थी कि हर दुकानदार हमें अपनी दुकान पर बुलाना चाहता था और कोई हमसे पैसे नहीं लेना चाहता था, है ना। तो जब भी आप गांव में जाते हैं तो ऐसा ही होता है, जब भी हम भी कहीं किसी गांव में जाते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। सब लोग अपने अपने घरों में इनवाइट करते हैं, चाय पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। उनमें कोई इस तरीके का कुछ नहीं होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है ना। बहुत ही बड़े प्यार से आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो हम भी जब जाते थे हमें भी बहुत अच्छा लगता था। तो ये होता है गांव और गांव के लोगों का प्यार, है ना। तो इन सब की वजह से सिर्फ यही थी कि वो सब बुआ और तिवारी सर का सम्मान करते थे। उन्होंने ये सम्मान हासिल किया और अपनी उदारता की वजह से। हम वहां से जब खा पी करके निकले और तब तक रात हो चुकी थी। बाजार में गैस और केरोसिन से चलने वाली लालटेन निकल चुकी थी, जो कि पूरे बाजार को अब खूबसूरत बना रही थी। तब तक बाजार में भीड़ भी काफी कम हो चुकी थी और विजय ने अपनी जेब से एक टॉर्च को निकाला, जो कि गांव के अंधेरे में कार तक का रास्ता दिखाने के लिए काफी था। हम कार तक पहुंचे और उसके बाद गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल गए। गांव पहुंचने पर मैंने देखा कि पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। शायद ये एक ऐसा हिस्सा था जिसका समाधान तिवारी सर भी नहीं कर पाए। मैंने विजय से पूछा, गांव में लाइट बिल्कुल भी नहीं है क्या? रात को अंधेरा था। ठीक। तो विजय बोला, अभी पावर कट है, थोड़ी देर में आ जाएगी, फिर सुबह तक रहेगी। मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि तब तक हमारे शहर में भी लाइट का आना जाना चलता रहता है। लेकिन तिवारी सर के घर पहुंचने पर नजारा कुछ और ही था। जब ये लोग तिवारी सर के घर जाते थे तो उनको नजारा अलग ही मिलता था। वहां थोड़ी लाइट जरूर थी जिसने घर और आसपास की जगह है को रोशन कर रखा था। मैंने विजय से पूछा, यहाँ लाइट कैसे है? तो वो बोला, साहब ने इन्वर्टर लगवा रखा है ना, वो सिर्फ उनके घर पर ही था। हम घर पहुंचे तब तक संजय सो चुका था, श्रेया थक चुकी थी और मेरी भी हालत बहुत अच्छी नहीं थे। हम अंदर गए तो बुआ और तिवारी सर हमारा ही इंतजार कर रहे थे। वहां तिवारी सर ने सवाल किया, खाना खा पाओगे कि नहीं? मतलब इतना सारा आप खाकर आए हो तो अब घर में पेट में जगह बची भी है कि नहीं, है ना, कितना खाया? ठीक है। हमारा पेट तो पूरी तरह से भरा हुआ था, तो मैंने मना कर दिया। मेरे साथ वासु और श्रेया ने भी जवाब दिया, ठीक है, वही बोला। बुआ बोली, फिर ठीक है, तो तुम लोग आराम कर लो, हम कल सुबह स्कूल चलेंगे। बुआ ने हमारा बिस्तर छत पर लगवा दिया था, जिसके चलते ठंडी हवा में हमें बहुत सी अच्छी नींद आ गई और सुबह 4 बजे ही हमारी नींद खुल गई। ये एक शानदार अनुभव था क्योंकि मैं जल्दी जागता ही नहीं था और मैंने शायद जिंदगी में पहली बार सुबह की ताजी हवा को अनुभव किया है ना। तो ये था इनकी स्टोरी अब तक की, जो इनके 10 सवाल कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। और अब ये लोग सुबह रात में सोए थे, ठीक है, कहाँ पर? छत पर, है ना। तो अब ये इनकी स्टोरी यहाँ तक खत्म होती है। इसके बाद की जो स्टोरी है वो है सुबह सवाल और सच। ठीक है, रात हो गई, अब सुबह के 4 बजे वो पहली बार उठे अपनी लाइफ में। उसके बाद क्या हुआ, उसके आगे की स्टोरी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक।